जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी जीएस सेकंड की क्लास, जो कि मैं आपको करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। मैंने 28 लेक्चर ऑलरेडी अपने जीएस सेकंड के कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम करेंगे दोस्तों संसद को शुरू। दोस्तों संसद में हम पूरा की संसद की किस किस से मिलकर बनी है, संसद का रोल क्या है और संसद कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में संसद का वर्णन किया गया है, आज मैं इन सब के बारे में जानकारी आपको दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की अपनी जीएस सेकंड की क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संसद। दोस्तों संसद का अगर मैं भाग की बात करूं तो दोस्तों संसद का वर्णन है अपने संविधान के भाग 5 में। किसमें दोस्तों? भाग 5 में। किसमें दोस्तों? भाग 5 में संसद का वर्णन दिया गया है। किसमें दोस्तों? भाग 5 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो दोस्तों हमें पता चल गया कि भाई जो संसद है इसका वर्णन भाग 5 में दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों इनके आर्टिकल की कि भाई संसद का वर्णन कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें कि भाई संसद का वर्णन कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल में दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 122 मतलब कि आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक किसका वर्णन है दोस्तों? संसद का वर्णन है। आर्टिकल पूछे तो अब मैंने बता दिया 79 से लेके 122 तक किसका वर्णन है? संसद का। अगर आपसे दोस्तों कई बार स्टेट लेवल के पीसीएस में भाग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संसद का वर्णन कौन से भाग में किया गया है, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए संसद का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में। तो दोस्तों आप सभी को लगाना है कि जो संसद है उसका वर्णन भारतीय संविधान में भाग 5 में किया गया है। किसमें? भाग 5 आपको लगाना है। अब दोस्तों बात करते हैं संसद की कि दोस्तों जो ये अब मैडम ने बता दिया कि भाई भाग 5 में वर्णन है, अनुच्छेद इस से लेकर इस तक है, मतलब 79 से लेकर 122 तक है। अब दोस्तों जो ये संसद होती है, जो ये पार्लियामेंट होती है, ये किस किस से मिलकर बनी होती है दोस्तों? स्टेट लेवल के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना है कि संसद मिलकर बनती है लोकसभा राज्यसभा से। ऑप्शन बी देंगे आपको राज्यसभा राष्ट्रपति लोकसभा से, सेकंड में दे देंगे राष्ट्रपति से लोकसभा से, और डी आपको दे देंगे लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो तीन अंग से मिलकर बनी है। किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। किससे दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले कि संसद मिलकर बनी है, संसद मिलकर बनी है, तो दोस्तों आपको लगाना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों इन 3 अंग से मिलकर क्या बनी है? इन 3 अंग से मिलकर बनी है अपनी संसद। आपको क्वेश्चंस का एक तो फ्रेम समझना है, भाई क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। सेकंड दोस्तों आपको उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है कि भाई क्या पूछा गया। अगर आ जाए क्वेश्चन कि संसद मिलकर बनी है या संसद मिलकर बनी होती है, तो आपको लगाना है दोस्तों, अगर पूछे कि भाई संसद, क्वेश्चन ऐसे बने कि संसद मिलकर बनती है, तो दोस्तों आपको लगाना है कि भाई लोकसभा, ऐसे ऑप्शन में होंगे आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पहला ऑप्शन आपको दोस्तों ये देंगे, ऑप्शन के थ्रू ही समझा देती हूँ। जैसे ऑप्शन ए ये हो गया, ऑप्शन बी देंगे आपको लोकसभा और राज्यसभा। थर्ड दे देंगे दोस्तों आपको राष्ट्रपति और राज्यसभा। डी दे देंगे आपको, ऐसे दे देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या पिछले जैसे मैंने स्टेट लेवल के पीसीएस को सॉल्व किया है पीवाईक्यू, तो दोस्तों मैंने वहां पर ऐसे क्वेश्चन देखे। तो इसमें आपको फोकस किस पे करना है दोस्तों? फोकस करना है कि भाई जो संसद होती है मिलकर बनती है, तो आपको लगाना है दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों इसका अपना आंसर हो गया ए, ये आपको लगाना है। और दोस्तों सेकंड तरीके से कैसे, अगर संसद के पार्ट पूछ ले कि संसद के कितने भाग हैं, तो दोस्तों संसद के दो भाग है, संसद के भाग, तो ये है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा। क्या दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा। अब दोस्तों हम बात करेंगे लोकसभा की। किसकी दोस्तों? अगर संसद के अंग पूछ ले, या तो संसद के अंग पूछ लेंगे ऐसे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों संसद के दो अंग होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। क्या दोस्तों? आपको क्वेश्चन के टाइप को समझना है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई संसद किससे मिलकर बनती है पूछे, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आ जाए संसद के कितने अंग होते हैं या संसद के कितने भाग होते हैं, भाग आ जाए या अंग आ जाए, तो आपको लगाना है दो, लोकसभा और राज्यसभा। अब दोस्तों बात करते हैं, आज बात करेंगे हम लोकसभा की। आज मैं आपको लोकसभा समझाऊंगी अच्छे से, और कल फिर इनके हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे कि भाई लोकसभा से पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस स्टेट लेवल के पीसीएस में या आईएएस में पूछे गए हैं। कल मैं इनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगी लोकसभा के आपको, और परसों की क्लास में हम क्या करेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा के ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। दोस्तों यही मेरा मेथड है पढ़ाने का, और इसी मेथड को काफ़ी बच्चे बहुत मेरे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे टीचिंग मेथड को काफ़ी सराहना मिल रही है कि मैम बहुत अच्छे से आप समझाते हैं, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स बच्चों के। तो इसी आधार पर मैं जितना भी दोस्तों कोशिश होता है, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनको एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में सारी चीज़ों को अच्छे से समझाती हुई चलूँ। थ्योरी दोस्तों अगर हम कर लेते हैं, इसीलिए दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि अगर हम किसी भी चैप्टर की, ये आपने अनुभव भी किया होगा, अगर आप दोस्तों किसी भी चैप्टर की अच्छे से थ्योरी कर लेते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया, तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बनाए आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों यही तरीका है मेरा, पहले मैं अच्छे से आपको थ्योरी को समझाती हूँ, और फिर मैं साथ साथ बताते हुए भी चलती हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और दोस्तों ये मेरा एक अनुभव है, मैंने यूपीपीसीएस दिया है, मेरा 2 नंबर से सी सेट की वजह से नहीं हो पाया, तो उसमें जब दोस्तों मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, तो मैंने अच्छे से सिलेबस को समझ रखा है। मैंने 10 साल के पीवाईक्यू अच्छे से स्टेट लेवल यूपीपीसीएस के सोल्व कर रखे हैं, तो मुझे डिमांड का पता है। दोस्तों यही होता है कि अगर आपने एक्सपीरियंस खुद करा है, तो कहते हैं ना कई बार दूसरों के अनुभव से सीखो, तो दोस्तों यही है। अगर आप अपने अनुभव से सीखेंगे वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरे अनुभव से सीख के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना निकाल लेते हैं स्टेट लेवल का पीसीएस, तो दोस्तों इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपको दूसरे के अनुभव से सीखकर और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल देते हैं, तो इससे बड़ा क्या बात है, बजाय इसकी कि हम पेपर दें, हम वो गलतियां दोहराएं और हम फेल हो जाएं, और फिर उस जो फेलियर है उसको एक टैग तो लग ही जाता है कि भाई नहीं निकला इनसे, तो वो तो कोई बात नहीं है, ये फेलियर चलता रहता है। बड़े बड़े विद्वान जो हुए हैं उन्होंने भी काफ़ी फेलियर का सामना किया, तो फेलियर से नहीं डरना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, पॉजिटिव ही लेना चाहिए। मैं कभी भी दोस्तों किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ, और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आपको अपने फेलियर को पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर गलती रह गई है उसको देखना है, उसमें सुधार करना है और आगे बढ़ते जाना है। एक ना एक दिन हम फिर अपनी सफलता को ज़रूर अचीव करेंगे। जैसे कि मैं इसमें बता रही हूँ कि दोस्तों जितने भी जैसे थ्योरी कर लेते हैं ना, तो फिर क्वेश्चंस बनाए। क्वेश्चंस जो दोस्तों जितने आप प्रश्न बनाएंगे ना, उतने ही एग्जाम में गलती होने की संभावना कम होगी। जितनी गलतियां हो, जैसे ज्योति किरण जी और अपना ये हैप्पी जी मुझसे बोलते हैं कि मैम जितनी गलतियां हो जाएंगी हम यही कर लेंगे, आप सुधार देंगे, लेकिन एग्जाम में वो अगर आप गलती करके आएंगे तो दोस्तों आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। फिर 1 साल पीछे, फिर से तैयारी करो, फिर से रिवीजन करो, फिर से वही सर्कल दोहराओ, तो दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे ही आपको जितनी मिस्टेक्स करनी है यहाँ पर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं, थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको समझे कि भाई
क्या है इसमें, उस चैप्टर को एकदम निचोड़ कर रख दें कि भाई फिर जब आप ऑब्जेक्टिव बनाए तो आपके गलत ना हो। जैसे दोस्तों अब मैं आपको लोकसभा को अच्छे से समझाऊंगी। मैंने संसद बताया, संसद किससे मिलकर बनती है, तीन अंग से मिलकर बनी होती है, अपने राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये क्लियर हो गया। अगर आ जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आपको लगाना है लोकसभा और राज्यसभा। डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं संसद के कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो आपको लगाना है 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं आज लोकसभा की, और कल इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, परसों इसके क्या, परसों राज्यसभा करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं लोकसभा की। दोस्तों लोकसभा जो होती है, पहले मैं थोड़ा सा और आपको संसद के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर जो लोकसभा है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों जो संसद होता है ये केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, तो आपको लगाना है कि हाँ, ऐसे आएगा ऑप्शन में, हाँ, नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे आएगा ऑप्शन में। तो अगर आ जाए ऐसे कि क्या संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है, तो जी हाँ, जो अपना संसद होती है वह केंद्र सरकार का विधायी अंग होती है, ये आपको लगाना है। अब दोस्तों जो ये संसद होती है, केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। जो केंद्र स्तर पर विधि निर्माण मतलब कि केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य कौन करती है दोस्तों, ये भी संसद करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आ जाए केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको क्या लगाना है कि भाई संसद के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों इसका वर्णन किस आर्टिकल में, तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर बताती हूँ कि भाई अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। अगर आ जाए संघ के लिए एक संसद होगी, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। ऑप्शन दे दें आपको, 78 में किया गया, 79 में किया गया, सी दे दे 80 में किया गया, डी दे दे 81 में किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो संघ के लिए एक संसद होगी, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। किस में किया गया है दोस्तों, 79। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिला है इसके आर्टिकल से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो बात थी दोस्तों संसद की, ठीक है, ये बात थी अपनी संसद की। संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, संसद के कितने अंग होते हैं, ये सब मैंने समझा दिया। केंद्र सरकार का ये विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का इसका कार्य क्या है, केंद्र स्तर पर विधि निर्माण करना, ये बता दिया गया। सेकंड मैंने थर्ड क्या बताया, संघ के लिए एक संसद होगी, ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, या किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो आर्टिकल 79 में इसका वर्णन है। अब दोस्तों बात करते हैं लोकसभा की। क्या बात करते हैं लोकसभा की। दोस्तों पहले ही मैं बता दूं जो डिफरेंस है, भी मैं इसको आपको समझा देती हूँ। पहले क्या करेंगे, आज मैं लोकसभा समझा देती हूँ, ऐसे करती हूँ, आज लोकसभा समझाती हूँ, कल राज्यसभा समझाती हूँ, फिर इनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव लगवा दूंगी। पहले लोकसभा के कर लेंगे, फिर राज्यसभा। इससे आपको क्या होगा, आप कनेक्टेड रहेंगे। जैसे आज आप लोकसभा कर लेंगे तो कल मैं इसको आपको डिफरेंस से समझाऊंगी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। कि भाई लोकसभा, जैसे लोकसभा है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, और जो अपना राज्यसभा है ये स्थायी सदन है। क्या दोस्तों, जो अपना राज्यसभा है ये स्थायी सदन है, और लोकसभा है ये अस्थायी सदन है। जो दोस्तों लोकसभा होती है इसको राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब 5 साल की अवधि होती है वैसे लोकसभा की, लेकिन राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। दोस्तों स्टेट लेवल के पीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना था कि राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी, अस्थायी, ऐसे करके ऑप्शन में था। तो दोस्तों आपको लगाना है जो राज्यसभा होता है ये एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक बार ऐसे बना था कि लोकसभा कैसा सदन है, स्थायी अस्थायी। तो दोस्तों अगर लोकसभा का है तो आपको लगाना है लोकसभा अस्थायी, मतलब नॉन परमानेंट है, और जो अपना ये राज्यसभा ये परमानेंट है, ठीक है, वो स्थायी है, ये अस्थायी है। और लोकसभा को उसकी कार्यावधि से पहले भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों लोकसभा की वर्तमान सीट से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीट्स हैं। तो दोस्तों आपको लगाना है लोकसभा में वर्तमान में अगर सीट्स आ जाए तो आपको लगाना है 543। कितनी दोस्तों? 543। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 543 आपको लगाना है। मूव करते हैं दोस्तों, यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट लेवल के पीसीएस में बना था कि लोकसभा की अधिकतम सीट तो मैंने बता दी, लोकसभा की अधिकतम सीट से दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा 543 है वर्तमान में। कितनी है? 543 अधिकतम। अगर अधिकतम भी आ जाए तो आपको लगाना है 543, जो निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है, जो निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है, ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसकी एज से, अब आपको लगेगा कि मैम स्टेट लेवल के पीसीएस में एज से क्वेश्चन नहीं आते, तो दोस्तों जब भी मैं इनके ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, कल तो राज्यसभा कराऊंगी, जब मैं परसों इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगी तो आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि स्टेट लेवल के पीसीएस में डायरेक्ट एज से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों एक डिफरेंस होता है, एक यूपीएससी लेवल में और एक स्टेट लेवल के एग्जाम में। डिफरेंस में साथ साथ बताते हुए चलती हूँ, जब मैं क्वेश्चन आपको करवाती हूँ लेवल बताते हुए चलती हूँ कि भाई यूपीएससी का लेवल क्या है और स्टेट लेवल के पीसीएस का क्या है। दोस्तों जो यूपीएससी होता है अपना, वो अपना फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है तो आप यूपीएससी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है ये वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो उसके क्वेश्चन भी वैसे ही फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन देंगे उसकी 7 से 8 स्टेटमेंट तक एग्जाम में पिछले साल पूछी गई है, 8 स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिए हैं, लेकिन स्टेट लेवल के पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेट लेवल का जो पीसीएस होता है, प्री का एग्जाम होता है, उसमें दोस्तों डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब फैक्चुअल चीजें ज्यादा होती हैं। और वहां से आपको एज देख के लग रहा होगा कि भाई एज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जी हाँ, स्टेट लेवल के पीसीएस में एज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि भाई लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है। ऑप्शन में था 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो लोकसभा होता है अगर हमें उसका सदस्य बनना है तो दोस्तों हमारी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 25 साल। कितनी दोस्तों? 25 साल। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ऐसे पूछ लेते कि लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो दोस्तों 2। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। कल परसों की क्लास में मैं प्रूफ के साथ आपको कि पीवाईक्यू में कैसे स्टेट लेवल में क्वेश्चंस बने हैं, यहाँ से वो एकदम प्रूफ के साथ आपके सामने दिखाऊंगी। तो जिन बच्चों को यकीन नहीं है तो परसों की क्लास देखेंगे तो उनको यकीन हो जाएगा, और हर क्लास में मैंने प्रूफ के साथ आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं। दोस्तों अगर आ जाए कि कम से कम लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो आपको लगाना है 2 वर्ष। कितने? 2 वर्ष। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है ऐसे पूछेंगे लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य के हैं, ऐसे या भेजता है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है, मतलब कौन सा राज्य भेजता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन सा राज्य भेजता है, तो दोस्तों आपको लगाना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन भेजता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और कितने भेजता है दोस्तों? सर्वाधिक प्रतिनिधि है इसके 80। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं अपने उत्तर प्रदेश के, कितने हैं? 80। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है लोकसभा पहला अधिवेशन। लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 13 मई 1952 में हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट स्टेट लेवल के पीसीएस में पूछा गया। क्या है? लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? आपको तारीख भी याद रखनी है, 13 मई 1952। 13 मई 1952, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप है, जो कि है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। यहाँ बात हुई है दोस्तों प्रथम अध्यक्ष की, यहाँ पर पहला अधिवेशन। दोस्तों अगर बात करें प्रथम अध्यक्ष की, तो दोस्तों ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी दोस्तों
स्टेट लेवल के पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। अब दोस्तों ये कब बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये बने थे 15 मई 1952 को। कब दोस्तों? 15 मई 1952 को ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं लोकसभा की प्रथम महिला। ये तो हो गए प्रथम अध्यक्ष, डिफरेंस समझना दोस्तों। ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक से ही हम एक एक दो दो नंबर से प्री में पीछे रह जाते हैं। अब हम, इसलिए मैं बोलती हूँ जो क्वेश्चन दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपको पता है कि भाई ये तो हमने पढ़ रखा है, उसी पे दोस्तों एग्जाम में आपको मैं ये कहूंगी कि अगर एक बार पढ़ लिया सरसरी नजर से, उसे 2-3 बार पढ़ो अच्छे से कि भाई इसमें आखिरकार पूछा क्या गया है। क्योंकि दोस्तों हम ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये तो अपने को पता है। अब जैसे ये है प्रथम अध्यक्ष, हमें पता चल गया वासुदेव मावलंकर। तो दोस्तों लेकिन हम वहां पर ये नहीं देखेंगे कि महिला अध्यक्ष पूछे या प्रथम ही अध्यक्ष। अगर आ जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगाना है गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन अगर आ जाए लोकसभा की प्रथम महिला दिखे ना, तो ऑफलाइन पेपर होता है अपना जो यूपीएससी लेवल होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है अपने को ऑफलाइन पेपर मिलता है, मतलब कि हाथ में पेपर मिलता है। ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, ये ऑनलाइन होते हैं, नेट के हो गए, ये सब ऑनलाइन होते हैं। अब तक भी जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम है दोस्तों, इनके पेपर ऑफलाइन ही होते हैं। तो जैसे महिला दिखे ना कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा, तो महिला पे आपको सर्कल कर देना कि भाई महिला पूछा है, कि भाई गलती ना हो। अब दोस्तों अगर आ जाएगी भाई लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको लगाना है मीरा कुमार। क्या दोस्तों? मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा, इसे आप अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। 1952 और सन 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामांकित किया गया था। दोस्तों 1952 से सन 2020 तक क्या होता था, जो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए दो आंग्ल इंडियन समुदाय ऐसे पूछ लेते हैं कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट मतलब नामित किया जाता है, तो उसमें दे देते हैं 1 को, 2 को, 3 को, 12 को। तो दोस्तों उसमें था मतलब सन 1952 से सन 2020 तक दो व्यक्ति को राष्ट्रपति जी जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे, 2 व्यक्तियों को क्या करते थे, लोकसभा के लिए नामित करते थे। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ, अभी हुआ है 104वां संविधान संशोधन। क्या दोस्तों? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2019 के द्वारा। अभी सन 2019 में क्या हुआ दोस्तों, 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत दोस्तों जनवरी सन 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया। जो अपने राष्ट्रपति जी लोकसभा के लिए दो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को नामित करते थे, अभी इनको समाप्त कर दिया गया है। कब? कौन सा संविधान संशोधन से दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% लिखवा लो। किसी ना किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत अपना जो लोकसभा के लिए 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामित करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। 102वें संविधान संशोधन के तहत, 101वें संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, भटकना नहीं है। दोस्तों यहाँ इतने नजदीकी ऑप्शन होंगे ना कि 2 को तो आप एलिमिनेट कर दोगे कि भाई ये तो नहीं है, इस संविधान संशोधन के तहत तो ये हुआ, इसके तहत ये हुआ। लेकिन 2 में आप ऐसा फंसेंगे ना कि आपको माइंड कहेगा नहीं भाई 103 के तहत हुआ, नहीं फिर दूसरा माइंड कहेगा कि मतलब ऐसे ही होता है ना कि दिल और दिमाग में वहां पर जंग हो जाएगी, कि होता है ना पहले ही देख के लगता है नहीं ये है, फिर दिमाग कुछ ज्यादा ही ओवर चलता है एग्जाम में तो फिर लगेगा नहीं कुछ ऐसा भी पढ़ा था हमने। तो दोस्तों ऐसा वैसा कुछ नहीं पढ़ा था, अभी से बैठा लो कि भाई 2 आंग्ल जो भारतीय समुदाय को, एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए नामित करते थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया है। सन 2019 में संविधान संशोधन हुआ था 104 नंबर का।
कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 104 नंबर का, उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। ये बस आपको ध्यान में रखना है। कब किया? जनवरी सन 2020 में समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों पक्का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी एंग्लो जो पहले नामित करते थे ना लोकसभा में 2 एंग्लो समुदाय के व्यक्तियों को, उनको राष्ट्रपति जी ने संविधान संशोधन हुआ 104वें के तहत इनको समाप्त कर दिया गया। अब कोई एंग्लो इंडियन नामित नहीं किए जाएंगे लोकसभा के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन इससे कैसे बनता है लोकसभा से? यहाँ से बनता है दोस्तों, विघटित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को विघटित मतलब भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति जी को। किसको दोस्तों? अगर आ जाए कि भाई लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसको दिया गया है या किसको है, तो दोस्तों आपको लगाना है लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है अपने राष्ट्रपति जी को। कब? 5 वर्ष से पूर्व दोस्तों इनको विघटित किया जा सकता है। मतलब लोकसभा को राष्ट्रपति जी 5 वर्ष से पहले विघटित कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी जीएस सेकंड की क्लास, जिसमें मैंने आपको संसद कराया, संसद किससे मिलकर बनी होती है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया, संसद के कितने अंग होते हैं वो बता दिया, और लोकसभा के बारे में जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों वो दे दी। बाकी जो लोकसभा के बारे में कुछ फैक्ट्स बचे हैं उनको मैं जब आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व कराऊंगी तो उनमें पूरा कवर आपको करा दूंगी। कल दोस्तों हम करेंगे राज्यसभा, इसमें मैं आपको तुरंत डिफरेंस कराती हुई चलूंगी कि भाई लोकसभा में ऐसे है, राज्यसभा में ऐसे है। जैसे मैंने बताया राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और लोकसभा को विघटित किया जा सकता है क्योंकि ये क्या है? ये अस्थायी अंग है। अस्थायी सदन है, सदन ही तो है ये, लोकसभा और राज्यसभा सदन है। तो अपना जो राज्यसभा होता है ये स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। इसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अगर आ जाए लोकसभा को विघटित कौन करते हैं, तो दोस्तों ये करते हैं राष्ट्रपति। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना लोकसभा का, 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, इसको आपको अच्छे से देखना है। अगर दोस्तों आप ये क्लास कर लेते हैं तभी आप, जब मैं परसों की क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगी तभी आप ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। तो दोस्तों आई होप मुझे आशा नहीं है, पूरी मतलब विश्वास है कि आप सभी को मेरी कक्षाएं बहुत अच्छी लग रही है। वो मुझे फीडबैक से ही पता चल रहा है, काफ़ी बच्चों की बहुत अच्छी कमेंट है। आप सभी को दोस्तों मेरी कक्षाएं इतनी पसंद आ रही है, मेरा टीचिंग मेथड इतना अच्छा लग रहा है, तो उस सभी के लिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही दोस्तों आपको मेरी क्लास को देखना है, और यही अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना सपना है दोस्तों, जो गांव में अपने छोटे बहन भाई या हमसे बड़े कोई भी एक इंसान जो एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहा है, एक मतलब एसडीएम, डीएसपी या फिर एसपी, आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देख रहा है, या कोई एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहा है, तो दोस्तों उनका जो वो सपना है मात्र सपना बनकर ना रह जाए, उनके सपने में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। दोस्तों ये सब जब ये संभव होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे गांव-गांव तक, ये मेरी एजुकेशन की वीडियो फैलाने में मेरी मदद करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें, पूरा 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।